बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ ए सिस्टम हमारे पास क्या चीज़ होती है? आसान तरीन वर्ड्स में हम इसे ये कह सकते हैं कि हमें कोई सिस्टम दिया जाएगा और ये सवाल पूछा जाए कि क्या ये आप सवाल हल कर सकते हैं या नहीं हल कर सकते। अगर आपका आंसर है कि सवाल आप हल कर सकते हैं, या आप कहेंगे का सवाल नहीं हल कर सकते, इसी के ऊपर कमेंट्स करने का नाम जो है वो हमारे पास कंसिस्टेंसी है। अब कंसिस्टेंसी के अंदर हमारे पास सबसे पहले तो आता है जी AX इज इक्वल टू बी। इसका मतलब ये होता है कि आपका सिस्टम जो है उसके अंदर इक्वेशंस लिखी गई हैं, जैसा कि ये आपके पास है कि 3x + 2y + 4z - w इज इक्वल टू 1। इसके अंदर मुख्तलिफ चाहे 3 हो या 4 हो या 5 हो या 10 हो, इस तरह की इक्वेशन जो हैं वो आपको दी जाएंगी। उसके बाद इसके अंदर एक रैंक होता है। रैंक से मुराद ये है कि नंबर ऑफ जीरोज रोज या नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमारे पास जो है वो कितनी हमारे पास मौजूद होंगी। यानी कि दूसरे लफ्जों में, आसान तीन वर्ड्स में, कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से हमारी दिलचस्पी होती है और नंबर ऑफ जीरोज रोज से हमारी कोई दिलचस्पी नहीं होती। यानी हम क्या कहते हैं कि जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी उसको हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद एक हमारे पास है जी रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जिसको हम डिनोट जो करते हैं वो AB से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है? ये भी एक मैट्रिक्स होती है और इसका भी हम रैंक मालूम करते हैं। यानी हम देखते हैं कि जीरो रोज कितनी है और नॉन जीरो रोज की तादाद कितनी है। अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होंगी उसको हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहेंगे, चाहे वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हो या वो आपके पास हमारे पास मैट्रिक्स ए हो। नेक्स्ट हमारे पास कि उस सिस्टम के अंदर जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, जिसका हम ये कहना चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन मौजूद होगा या नहीं होगा, उसके टोटल वेरिएबल जो हैं वो हमारे पास कितने हैं। यानी उसमें XYZ की तादाद जो सी है वो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है। जिस तरह ये देखें ये हमारे पास सिस्टम है एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर ये एक 4x4 का मैट्रिक्स है। अगर मैं यहाँ तक लूँ और अगर मैं इसको भी शामिल कर लूँ तो इसके अंदर ये कॉलम को भी, तो हम और जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का नाम देंगे। अलबत्ता इसमें 4 वेरिएबल्स हैं और इसको जिसमें XYZ W हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास अभी हमने इसका रैंक मालूम करना है और रैंक मैट्रिक्स ऑफ द ए मालूम करना है और ये और उसके बाद आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक मालूम करना है और सिर्फ ये डिस्कस करना है कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर नंबर 1 आपका आंसर इन दो में से कोई एक होगा कि इस सिस्टम का, इसी तरह ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसी तरह और सिस्टम आप लिख सकते हैं जो आपके जहन के अंदर आए। इसको हम कैपिटल AX + BY का नाम देते हैं, जिससे कि ये हमारे पास जैसा शुरू में हमने लिखा। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अब हमने कंसिस्टेंसी का मतलब होगा कि हमने ये बताना है कि ये सिस्टम जो है इसका सोल्यूशन है या नहीं है। अगर है तो यूनिक सोल्यूशन है, यानी एक सोल्यूशन है, या इन्फिनिट सोल्यूशन है। और अगर नहीं है तो उसके अंदर तो कोई आंसर ही हमारे पास नहीं होगा। अब यहाँ पर हम दोबारा इसको आगे अपने सवाल को बढ़ाते हैं कि हमारे पास इसके अंदर क्या लिखा जाएगा। ये 3x3 का हमारे पास है। इसी तरह हम यहाँ पे कह रहे हैं कि AX + BY से मुराद ये सिस्टम हमारे पास कुछ भी हो सकता है, यानी कि जिसमें मैट्रिक्स 3x3 की इन्वॉल्व है, यहाँ से लेके यहाँ तक x + 2y + 3z - x + 2y + 2z और 3x + y + z। इसे हम मैट्रिक्स ए डिफाइन कर लेंगे, जैसा कि मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हमारे पास लिखा जाता है। सो ऑन का मतलब है कि ये आप 100x100 की मैट्रिक्स ले सकते हैं और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, आप 25x25 की ले सकते हैं। कितनी जो मर्जी आप ऑर्डर की मैट्रिक्स का सिस्टम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और इसको हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पर इस सारे को, ये जितनी भी 3 क्वेश्चन मैंने लिखी हैं, इन सब को जो है अपनी आसानी के लिए हम AX = B कहते हैं। जब भी आपको AX = B आप को कहीं भी लिखा हुआ किताब के अंदर मिल जाए तो आप उससे मुराद आप ये समझेंगे कि हमारे पास क्या कहते हैं
कि वो इस तरह एग्जाम्पल 1 हो सकती है, एग्जाम्पल 2 हो सकती है, एग्जाम्पल 3 एंड सो ऑन, जितनी मर्जी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं जी कि कंसिस्टेंसी, अगर आपने के पास ये कोई भी हमारे पास जिस ये एग्जाम्पल 1 में लिखा है, ये सिस्टम दिया है कि एग्जाम्पल 2 में लिखा है, ये एग्जाम्पल 3 में लिखा है, तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस तरीके से करना है? आप गाज एलिमिनेशन मेथड से कर लें। इसकी रिड्यूस एचरन फॉर्म बनानी है एग्जाम्पल नंबर 1 की, और जब आप एग्जाम्पल की रिड्यूस एचरन फॉर्म बनाएंगे या गाज एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इसमें से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 3 है हमारे पास जो आपके सामने है, तो आपके पास यहाँ पे जो लास्ट में मैट्रिक्स आएगी, यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे गाज एलिमिनेशन मेथड, गाज जॉर्डन मेथड, या आप रिड्यूस एचरन फॉर्म से हल करेंगे, तो फिर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर इस किस्म की, फॉर एग्जांपल लास्ट में एग्जांपल आ गई। जब हम गाज एलिमिनेशन मेथड करते हैं या गाज जॉर्डन मेथड करते हैं, तो असल टारगेट हमारा ये होता है कि ये जो डायगोनल है हमारे पास, इस डायगोनल के ऊपर आपके पास क्या कहते हैं सब जगह 1 1 1 1 1 नजर आए कि बनाने की कोशिश की जाए। और ये जो हमारे पास है 1 के नीचे, ये इसके नीचे 0 0 बनाने की कोशिश की जाए। इस 1 के नीचे जो ये 1 आपके पास है, इसके नीचे 0 बनाने की कोशिश की जाए। इस 1 के नीचे 0 बनाने की, यानी हर एक की 1 के ऊपर जो डायगोनल के ऊपर है उसको आखिरी वाले 1 को छोड़कर, यानी इस वाले 1 को छोड़ के बाकी सब के नीचे 0 0 बनाने की कोशिश की जाए। इसको हम कहते हैं गाज एलिमिनेशन मेथड। और या आप उसके बाद क्या कहते हैं गाज जॉर्डन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं इसी को तरीकेकार को कि डायगोनल पे 1 हासिल करने के लिए और उसके नीचे 0। रिड्यूस एचरन फॉर्म भी आप हासिल कर लगा सकते हैं। जो भी आपके पास सवाल दिया जाएगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई मेथड आप अप्लाई करेंगे। अब इसके अंदर, और जब आप इसको अप्लाई करें और लास्ट स्टेप पर आपको ये हासिल हो जाए मैट्रिक्स, हम पूरा सवाल नहीं कर रहे बल्कि उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास जब ये हासिल हो जाए तो फिर आपने ये देखना है डायगोनल पे 1 1 हासिल हो गए, और उसके बाद अब हमने देखना है कि इसके अंदर कितनी जीरो रोज हैं और कितनी नॉन जीरो रोज हैं। तो नॉन जीरो रोज तो कोई भी नहीं जिसमें सारी एंट्री जीरो हो, जीरो रोज से मुराद है कि जिसमें सारी एंट्रीज जीरोज हों, लेकिन यहाँ पे तो नॉन जीरो रोज है, ये भी नॉन जीरो रोज है क्योंकि इसके अंदर सारी एंट्रीज जो हैं वो आपके पास जीरोज नहीं हैं। और इसी तरह ये फर्स्ट ये सेकंड रो भी ऐसी है जिसके अंदर तमाम एंट्रीज जो सी हैं वो जीरोज नहीं है। इसी तरह थर्ड एंट्रीज भी ऐसी है, थर्ड रो भी ऐसी है, फोर्थ रो भी हमारे पास इससे ऐसी है। इसका मतलब ये होगा कि इसका रैंक जो सा होगा, रैंक आपके पास हम अब मैट्रिक्स ए, यानी हम इसके अंदर अगर हम पूरी मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे, यानी अब हमने रैंक डिफाइन करना है, रैंक मैट्रिक्स ए का और रैंक मैट्रिक्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का। पहले कॉलम को छोड़ दें आप, यानी कि पहले कॉलम को आप जो है यहाँ पर छोड़ दें, ये पहला कॉलम है, इसको इग्नोर कर दें। बाकी जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा, यानी आप यूँ समझें कि इसको इग्नोर करने का मकसद ये है कि ये समझे लिखा ही नहीं है, जब मैट्रिक्स ए का आपने रैंक मालूम करना है, तो अब ये हम आपके पास मैट्रिक्स जो है वो हासिल हो गई, ये मैट्रिक्स आपके पास हासिल हो गई। इस मैट्रिक्स को के अंदर देखना है नॉन जीरो रोज और जीरो रोज कितनी है। तो नॉन जीरो रोज तो जीरो रोज तो कोई नहीं है, नॉन जीरो रोज 4 है, यानी सारी एजेंसी हैं रो, ये भी नॉन जीरो रोज है एक, और उसके बाद ये भी हमारे पास नॉन जीरो रोज है, और ये भी नॉन जीरो रोज आपके पास मौजूद है, और इसी तरह नॉन जीरो रोज ये भी आपके पास मौजूद है, 4 है। तो इसका मतलब है कि इसका रैंक जो सा होगा ना वो हमारे पास 4 होगा, यानी इसका मतलब हमारे पास ये है कि इसका रैंक जो है वो आपके पास 4 होगा। और रैंक इसको हम मैट्रिक्स ए कहेंगे जब लास्ट कॉलम को इग्नोर कर देंगे, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास रैंक ये मैट्रिक्स ए है, यानी इसका नाम मैट्रिक्स ए रखेंगे। सिंपल सा रूल क्या होगा कि जब भी हम कोई सिस्टम हमें दिया जाएगा और उसको हम सॉल्व करना चाहेंगे गाज एलिमिनेशन मेथड के साथ, तो जब गाज एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए करेंगे और डायगोनल पे 1 1 1 हासिल करेंगे, जैसा ये हमारे पास 1 है, फिर ये 1 हमारे पास है, डायगोनल पे हासिल करेंगे और उसके नीचे जीरोस हासिल करेंगे, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास लास्ट में आएगी उसको हम यहाँ पर
उसके लास्ट कॉलम को इग्नोर कर देंगे और बाकी को मैट्रिक्स ए कहेंगे और इसमें नॉन जीरो रोज को तलाश करेंगे, वही उसका रैंक होगा। लिहाजा इसका रैंक मैट्रिक्स का ए का 4 है। और दूसरा हमारे पास क्या है, अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स देख लीजिए। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या है कि तमाम रोज को डिस्कस करना, तमाम रोज को, इसमें किसी भी कॉलम को इग्नोर नहीं करेंगे। अब इसमें देखेंगे जीरो रोज कितनी है और नॉन जीरो रोज कितनी है। तो नॉन जीरो जीरो रोज तो कोई भी नहीं है। नॉन जीरो रोज जो हमारे पास है वो हमारे पास है 4, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। 4 है जी हमारे पास पूरी मैट्रिक्स के अंदर। ये भी नॉन जीरो है, उसके बाद ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, 4 है। तो इसका रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का वो भी 4 आया और रैंक मैट्रिक्स ऑफ ए का भी 4 हमारे पास आया। अब हमने देखना है कि इसके टोटल वेरिएबल्स हमारे पास कितनी है। इसको मैं पढ़ूंगा 1x, इसको -2y, इसको +3z +4w इज इक्वल टू 1। इसको हम यूं लिखेंगे। इसी तरह जब हम, इसका मतलब इसके वेरिएबल जो हैं वो भी 4 है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर रैंक भी सेम आ गया और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी सेम और का रैंक भी सेम आ गया, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी सेम आ गए। अगर ऐसे ये तीनों आपस में बराबर हों तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है कि इसका एक ही जवाब आएगा। अगर आपने इससे पहले एफएससी का मैथमेटिक्स पढ़ा है तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आपके पास एक ही जवाब आता था, एक से ज़्यादा जवाब अक्सर नहीं आते थे जब भी आप सिस्टम को सॉल्व करते थे। लिहाजा यूनिक जो है वहाँ पे डिस्कशन जो थी वो ऐसे सिस्टम की थी जिसमें रैंक मैट्रिक्स ए का वो भी एक 4, यानी कोई एक सारे सेम थे। मैट्रिक रैंक का रैंक मैट्रिक्स ऑफ ए और रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, ये तमाम जो इनका थे ये सूरत हाल सेम थी। हमने इसी इक्वेशंस को जो है ना डिस्कस करते रहना है कंसिस्टेंसी के अंदर। कभी हम कहेंगे, कभी यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल, यानी इसके अंदर कभी हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल का केस क्या होगा, कभी हम लिखेंगे यहाँ पे नॉट इक्वल या लेस देन लिख देंगे, यानी इन दोनों के दरमियान कभी इक्वल कभी नॉट इक्वल, इस केस को डिस्कस करेंगे। यही इक्वेशन हमारे पास डिस्कशन के अंदर आएगी। हमने इसी बात को जो है आगे मजीद बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर इसको आपके सामने रखा है। यानी ये देखें, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आपके साथ, रैंक जो है वो इसका, इस जो पहले ही लिखी थी रैंक इसका 4 है और उसके बाद आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो 4 है। टोटल वेरिएबल्स इसके अंदर 4 हैं और इसको लिखने का तरीकेकार हमारे पास, यानी ये हमारे पास जो है ये इसको अगर हम, और यूनिक सोल्यूशन है और इसको इस तरह लिखा जाएगा जैसा ये, यानी कि जैसा मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आप इसे दोबारा जो है वो देख लीजिएगा कि ये 1x -2y +3z +4 प्लस आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर आगे ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स से लिखा जाएगा, मैट्रिक्स ए से नहीं लिखा जाएगा। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स यानी जिसके अंदर हमारे पास एक कॉलम भी मौजूद था और वो यहाँ से हमने इसको लिखा जी, इसके अंदर इस जगह से। ये आपके सामने जैसा मैंने ज़बानी बताया था कि जी 1x इसको हम लिखेंगे 1x -2y +3z +4w इज इक्वल टू 1 हमारे पास लिखा जाएगा। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो इसमें 4 वेरिएबल्स थे, लिहाजा ये हमारे पास कंसिस्टेंस है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी। अगर उसके बाद यही बात हमने यहाँ नोट के अंदर लिखी है कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी सिस्टम को सॉल्व करने को दिया जाएगा, तो उसको आप जो है, यानी कौन सा सिस्टम, ये जो सिस्टम हमने यहाँ पे आपके साथ लिखे थे, यानी इस तरह का, ये जैसा एग्जाम्पल नंबर 3 है ये दे दिया जाए, ये एग्जाम्पल ये 2 है इसको दे दिया जाए, ये एग्जाम्पल 1 दे दी जाए, तो आप कोई भी इसी तरह की और कोई एग्जाम्पल दे दी जाए तो आपको सॉल्व उसको कैसे करना है। आपने यहाँ पे ये नोट लिखा है कि वी हैव द क्वेश्चन अबाउट द टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी अगर आपको कंसिस्टेंसी का ये डिस्कस करने को कंसिस्टेंसी कहा जाए तो देन वी सॉल्व द गिवन सिस्टम बाय एनी वन ऑफ देम। कोई भी मेथड से हम जो है वो वन हल कर सकते हैं। गॉस एलिमिनेशन से कर लें, गॉस जॉर्डन से कर लें, रिड्यूस एचरन फॉर्म से कर लें, या आप जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर लें। बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट मालूम हो कि भाई रैंक जो सा है
सब रैंक जो सा है वो इसका क्या निकलेगा। रैंक गास एलिमिनेशन से भी आ जाता है, गास जॉर्डन से भी आ जाता है, रिड्यूस एक्शन फॉर्म से भी आ जाता है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर बड़े गौर के साथ अगर हम देखेंगे तो उससे भी जरिए रैंक मालूम हो सकता है। लेकिन हम जो है यहाँ पे प्रेफर करेंगे, ये लिखा है वी शैल प्रेफर द गास एलिमिनेशन मेथड, कि हम जब भी हल करेंगे गास एलिमिनेशन मेथड को, हम जो है जो हम इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कराए उसकी मदद से हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा एक पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन यही है हमारे पास, यानी ये क्वेश्चन है लेकिन अब दूसरी पॉसिबिलिटी इसके अंदर हम ले रहे हैं, ये वाली कि क्वेश्चन यही लिखूंगा बार बार में, लेकिन अब मैं ये कह यहाँ पे लिखूंगा कि इफ रैंक ऑफ, सेकंड केस में रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आपके पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, और यहाँ पे लिखूंगा नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल नहीं है, लेस देन होगी, या जो भी हमारे पास सूरत हाल होगी लेस देन का जो है वो जाविया ज़्यादा बेहतर है। तो इसी को हम दोबारा लिखते हैं जी, जब कंसिस्टेंट सिस्टम इसको हम कहेंगे जिसके अंदर ये सूरत हाल केस टू भी होल्ड करे। ये देखें जी हमारे पास केस टू के अंदर अब आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स का रैंक, यानी लास्ट कॉलम को छोड़ दें तो वो मैट्रिक्स बनती है, और अगर लास्ट कॉलम को शामिल कर लें तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनती है। अगर दोनों का रैंक जो है वो इक्वल हो जाए, और साथ एक और कंडीशन है कि वो जो दोनों का रैंक तो इक्वल हो, मैट्रिक्स ए का भी और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल जो उसमें इस्तेमाल है उनकी तादाद से लेस हो, तो उस सूरत हाल में इसके इनफिनिट सोल्यूशन होंगे, यानी सिस्टम तो सॉल्व होगा लेकिन उसके इनफिनिट सोल्यूशन हमारे पास मौजूद होंगे। अब हम आते हैं जी ये कैसे होगा, जरा चेक कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि आपको कोई सवाल दिया गया इस तरह करके, मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे सवाल, कि इस तरह का कोई सवाल दिया जैसा एग्जाम्पल नंबर 1 में दे दिया, ये एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, और आपने फिर इसको सॉल्व करना शुरू किया गास एलिमिनेशन मेथड से, और आपका टारगेट ये था कि आप डायगोनल पे 1 1 1 हासिल करें और उसके नीचे 0 0 हासिल करें। अब ये आपने जो है केस 2 में अगर दो किस्म की मैट्रिसेस हासिल हो सकती हैं, एक तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस कर ली कि 1 1 पे डायगोनल भी आपके पास आ गया, यानी कि ये मैट्रिक्स आपके पास 1 1 की आपके पास डायगोनल भी हासिल हो गया, यानी ये हमारे पास 1 भी हासिल हुआ डायगोनल, और इसके नीचे 0 भी हासिल हो गए थे। लेकिन इसके इसमें और जो केस 2 की मैट्रिक्स होगी, ये केस 1 की मैट्रिक्स थी आपके पास, इन दोनों के अंदर फर्क है। वो डिफरेंस क्या है जी हमारे पास, ये देख लें, अभी आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। केस टू में, केस टू ये आ गया जी हमारे पास, कि ये सवाल हमने हल किया गास एलिमिनेशन मेथड से जो मैंने आपके सामने रखे थे, और एग्जाम्पल को जब हमने गास एलिमिनेशन मेथड से हल किया तो हुआ ये कि हमारे पास ना एक 0 रोज मिल गई। ये देखें ये 0 रोज है, यानी टोटल 0 रोज कितनी है और नॉन 0 रोज कितनी है, तो 0 रोज तो एक हासिल हुई, ये 3 भी हासिल हो सकती है, ये 3 भी आपके पास हासिल हो सकती हैं। ये आपके पास 0 रोज जो है वो आपके पास यहाँ पर तमाम जीरोस भी हो सकती है। ये सारा मैट्रिक्स ही है, यानी किसका, हमारे पास ये 0 रोज साथ, जैसा ये 0 रोज है, ये एक की बजाय ये दूसरी रो भी 0 हो सकती है, तीसरी रो भी 0 हो सकती है, चौथी रो भी 0 हो सकती है। फिलहाल हम यहाँ पे ये मानते हुए कि एक के साथ डिस्कशन करेंगे कि जी एक 0 रोज हो जाए तो तब हम क्या करेंगे, या 2 रोज 0 हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, या 3 रोज 0 हो जाए तो तब हम क्या करेंगे, हमारे पास इस बात को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जी। तो यहाँ पर जब आप इसको करेंगे तो इसमें आपके पास आएगा जी इसमें आपके पास ये सूरत हाल आएगी कि इसमें अब इसमें सबसे पहले तो ना हम ये देखते हैं कि इसका ये वाली इक्वेशन को कैसे होल्ड करती है, यानी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए, और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये तीनों के जवाब हमें चाहिए इसके अंदर, जिसमें जैसे केस 1 में चाहिए थे।
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जी इसका मैट्रिक्स ए का पहले फैसला करते हैं कि मैट्रिक्स ए हमारे पास कौन सी है। मैट्रिक्स ए हमारे पास जो है, हम लास्ट कॉलम को इग्नोर कर देंगे इसके अंदर, यानी हम समझेंगे लास्ट कॉलम लिखा ही नहीं तो इसको इग्नोर कर दिया। बाकी जो मैट्रिक्स हमारे पास बचेगी, बाकी मैट्रिक्स हमारे पास जो बाकी बचेगी उसको हम कहेंगे ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास। तो मैट्रिक्स ए हमारी ये हो गई। अब इसके अंदर देखेंगे कि जो जीरो रोज हैं वो कितनी है और नॉन जीरो रोज कितनी है। तो जीरो रोज तो 1 है इसके अंदर, और नॉन जीरो रोज हमारे पास क्या कहती हैं, वो 3 है। तो लिहाजा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कौन सा होगा, ए। इसको हम मैट्रिक्स ए कहेंगे। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें मैट्रिक्स ए, इसके अंदर ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखना चाहता है ए बी, यानी ये हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए ये बताएगी मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास है 3। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 3 हमारे पास है। अगर हम अब मालूम करना चाहेंगे इसको कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का हमारे पास क्या कहते हैं रैंक क्या होगा, तो इसको देखने के लिए हमें पूरी मैट्रिक्स को डिस्कस करना पड़ेगा, यानी वो मैट्रिक्स कंप्लीट, जब ये लास्ट कॉलम जो हमने हाइड किया हुआ था उसको भी शामिल कर लें। अगर लास्ट कॉलम को शामिल करते हैं तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, अगर लास्ट कॉलम को शामिल नहीं करते तो फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स ये होती है। बहरहाल ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास बन गई। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर हम देखना है कि जीरो रोज कितनी है और नॉन जीरो रोज कितनी है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जीरो रोज 1 है और नॉन जीरो रोज 3 है। रैंक जो सा होता है वो नॉन जीरो रोज से रिलेट होता है, तो लिहाजा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो भी 3 होगा, और मैट्रिक्स ए का भी हमने देखा 3 था। दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब हम आते हैं कि जी इसके टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होंगे। तो उसको देखने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये पहली इक्वेशन ही हमें बता देगी कि आपके पास कितने वेरिएबल्स है। مثلا मैं इसको पढ़ना चाहूंगा 1x, फिर उसके बाद -2y प्लस 1z प्लस 3w। आगे ये इसको मैं हमेशा कांस्टेंट ही पढ़ूंगा, यानी जब भी मैं इसको पढ़ूंगा यहाँ पर इसके हमारे पास क्या कहते हैं कांस्टेंट ही पढ़ा जाएगा इसका, ये हमारे पास। तो लिहाजा 1x -2y प्लस 1z प्लस 3w इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास हुए जी वेरिएबल 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास हुए 4। यहाँ पे इसका जो है ये 4 हुए और ये 3 हुआ हमारे पास, और ये भी 3 हुआ। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हम इसे कहते हैं कि सिस्टम हैज द इनफिनिट सॉल्यूशन। यही बात हमने यहाँ पर लिखी भी है। तो इसके अंदर देखते हैं जी हमारे पास, वो आपके सामने इसी सिस्टम को याद रखिएगा जो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो ये देखें रैंक ऑफ ए 3 है इसके अंदर, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास 3 है। ये मैट्रिक्स ए लिखी हुई है निकाल कर, जो मैंने आपके सामने शो की थी, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स ए है क्योंकि इसका कॉलम हमने ड्रॉप करके लिखा हुआ है। और उसके बाद नंबर ऑफ वेरिएबल जो सी है वो हमारे पास 4 है। उसके बाद ये इक्वेशन जो सी है ये होल्ड करती है हमारे पास इसमें, यानी ये देखें रैंक ऑफ ए की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, रैंक ऑफ ए की वैल्यू हमने ये 3 रखी है। उसके बाद रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की वैल्यू 3 रखी है। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 रखे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर ऐसे होल्ड करे तो हम इसे कहते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब सवाल जरूर हल होगा लेकिन उसके इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे, यही बात हमने यहाँ पर जो है वो लिखी है। ये यही बात आगे लिखी है, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद इन्फिनिट सॉल्यूशन। अब हम आते हैं कि क्या हमने कंसिस्टेंट जो सिस्टम है उसको हल किया है या नहीं किया। तो हम इसके अंदर ये बात कहते हैं, एक तो ये है कि मैं नए सिरे से सवाल हल करूं। दूसरा तरीका ये है कि मैंने चूंकि ये सवालात अपने लेक्चर्स के अंदर, वीडियो लेक्चर्स के अंदर रिकॉर्ड करवा के रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसके अंदर जितने भी मैंने आइजन वैल्यूज के लीनियर अलजबरा की जो प्ले लिस्ट है, उसके अंदर आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर्स के साथ जो क्वेश्चन, डायगोनलाइजेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेक्चर्स, जो वीडियो लेक्चर हमने रिकॉर्ड किए हैं उसके अंदर हमारे पास जो सूरत हाल आई वो जो है कंसिस्टेंट थी विद इन्फिनिट सॉल्यूशन। यानी उसके अंदर जो हमारे पास इक्वेशन जो सी है वो कौन सी हम होल्ड कर रहे थे, वो हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर ये वाली इक्वेशन जो सी है ये होल्ड हो रही थी हर दफा। ये होल्ड हो रही थी जी हमारे पास इसकी हर दफा उसके अंदर, चाहे उसकी तादाद रैंक ऑफ ए फॉर एग्जांपल 4 है या 2 है, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी 2 है,
टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल जो वीडियो के लेक्चर्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ 3 हुई फॉर एग्जांपल, तो ये होल्ड करती थी यही इक्वेशन। तो उसमें हमें जो है ना केस वन नहीं होल्ड करता था। केस वन क्या था? केस वन हमारे पास ये था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल, यहाँ इक्वल आपके पास है केस वन के अंदर कि यहाँ पर इक्वल है, इक्वल टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये वाला सॉल्यूशन हमारे पास इन वीडियोस के अंदर मिला ही नहीं। तो लिहाजा हम उधर से भी देख सकते हैं कि इन्फिनिट सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन्फिनिट सॉल्यूशन ये वीडियो में आप पढ़कर देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमने मोर देन वन क्वेश्चन की। उसके बाद मैंने इसके लिए एग्जांपल बताई कि वीडियो के अंदर हमारे पास ये होता था कि हमारे पास कोई आइजन वैल्यू आती थी और फिर हम उसको मैट्रिक्स में पुट करते थे। तो जैसे ही हम पुट करते थे तो हमारे पास इस किस्म की क्वेश्चन आ जाती थी। ये मैंने एग्जाम्पल दी है, सवाल हल नहीं किया। x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, रेफरेंस दिया है अपनी वीडियो का, -3x माइनस 6y माइनस 9z और 4x प्लस 8y प्लस 12z इज इक्वल टू 0। तो वहां पे हम ये करते थे कि कॉमन लिया, जैसा -3 से इसे डिवाइड किया या कॉमन ले लिया, इधर 4 से कॉमन लेके क्या लिया या आपने डिवाइड 4 किया, तो ये तीनों इक्वेशन हमारे पास क्या कहते हैं सेम आती। जैसा ये सेम आ गई, इसकी ये सेम आ गई और ये सेम आ गई, ये तीनों हमारे पास यहाँ पर सेम आती थी। तो फिर हम उसे कहते थे कि आप एक ही इक्वेशन इसके अंदर लिख ले, और फिर हमने इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करके दिखाए थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी आपके पास चूंकि हमने कहा है कि जो भी आपने कुछ सिस्टम लिखना है उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, तो हम इसको यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे इस इक्वेशंस को भी। यानी इसकी पहली रो में आएगा 1 2, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं 1 2 3 और 0, और उसके बाद दूसरी सेकंड रो में लिखेंगे हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हुए -3 -6 -9 और 0। फिर थर्ड रो में लिखेंगे 4 8 12 और 0। हमने इस तरह सवाल हल किया था, हमने ऐसे सवाल यहाँ पर हल नहीं किया, कोई इनमें और उसमें कोई फर्क नहीं। जो अब हम करने जा रहे हैं और जो हमने वीडियो के अंदर किए उनमें कोई फर्क हमारे पर लाई नहीं करता। तो यहाँ पर देखते हैं जी, आपके पास इस सिस्टम को लिखकर देखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा जी हमने इनके अंदर, यानी ये आपके सामने है। अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो ये 1 2, यानी फर्स्ट रो में 1 आएगा, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट 2 आएगा, जेड का कोफिशिएंट 3 आएगा और 0 आ जाएगा। इसी तरह इसके अंदर -3 आएगा, -6 आएगा सेकंड रो में और -9 आएगा और 0 आ जाएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा और 0 हमारे पास आ जाएगा। इसको हम जो है यही चीज मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमने इसी तरह की आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाई जब हमने राइट साइड के साथ इसे लिखा। यहाँ पे हमें जो है ए बी लिखना चाहिए इस जगह पर, ए बी यानी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स ए नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स ए में लास्ट कॉलम जो है वो इग्नोर किया जाता है, ये लास्ट कॉलम इग्नोर किया जाता है और फिर हम जन से बाकी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए कहते हैं, इसको इग्नोर करके। फिलहाल हम इसको ना इस तरह, हम दोबारा अपने टारगेट की तरफ आते हैं। हम इस तरह करते हैं कि हम इसके ऊपर, जिस तरह हमने कहा कि कोई भी सिस्टम हमें दे दिया जाए, हम सबसे पहले उसके अंदर गाज एलिमिनेशन, गाज जॉर्डन मेथड या हम रिड्यूस एचएम फॉर्म और लगाएंगे और हमारी टारगेट ये होगा कि किसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर डायगोनल पे 1 1 1 1 1 आ जाए। ये हमारी ट्राई होती है। तो करते हैं जी हम ट्राई। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पर इसको 1 बनाना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है। जब हम इसको 1 बनाएंगे और फिर ये 1 ऑलरेडी है, लिहाजा हमारे पास हम इसको 1 बनाने की मजीद कोशिश नहीं करेंगे। यानी 1 जो जब बन चुका है, मिल चुका है हमें। अब हम आते हैं जी इसके अंदर के 1 मिला। अब उसके बाद 1 के बाद हमारी टारगेट ये था कि किसी तरह इस 1 के नीचे 0 हासिल हो जाए, इस 1 के नीचे हमें 0 हासिल हो जाए। तो हमने 1 के नीचे ये 0 हासिल करने के लिए ये ऑपरेशन किए, R2 प्लस 3R1 और R3 माइनस 4R1। ये हम आपको दिखा भी देते हैं कि ये ऑपरेशन बिल्कुल सही ऑपरेशन है। और पहला स्टेप 1 बनाना होता है गाज एलिमिनेशन मेथड में, और फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या होता है, ये देखें हमारे पास ये नज़र भी आ रहा है, इसको 1 बनाना और उसके नीचे 0 लाना, फिर सेकंड 1 बनाना
और इसके नीचे जीरो लाना, फिर थर्ड वन बनाना और इसके नीचे कोई जीरो नहीं आएगा। यहाँ पहले ही वन जैसे ही हमने बनाने की कोशिश की और बनाया वन और इसके नीचे जीरो जीरो बनाए, तो उस सूरत हाल में ये ऑपरेशन परफॉर्म किए, R2 + 3R1 R3 - 4R। जब हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किए तो हमें नजर आया कि ये भी जीरोज हो गई, ये सारी रो सेकंड रो मुकम्मल ही जीरो हो गई। एक जीरो हासिल करना चाहते थे हम, यानी कि हम नीचे यहाँ पर दो जीरोज हासिल करना चाहते थे, ये दो जीरो इस वन के नीचे ये दो जीरो, लेकिन पता लगा कि ये तो सारी की सारी एजेंसी हैं वो आपके पास क्या कहते हैं मुकम्मल रो ही जीरो हो गई, और यहाँ पे मुकम्मल रो जीरो हो गई। तो हमें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमने ये देखना है कि क्या हमने ये मेथड सही परफॉर्म किए। अगर आंसर यस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, या जितनी मर्जी जीरोस हमारे पास हासिल हो या ना हो, हमने सिर्फ डायगोनल पे वन वन हासिल करना था और उस वन के नीचे जीरो जीरो हासिल करने थे। तो स्टेप ये होता है कि पहले वन हासिल करना, फिर उसके नीचे जीरो को जो है वो हमने हासिल करना है। अब इसके अंदर से हमने मैट्रिक, क्योंकि ये फर्दर तो आगे होना ही नहीं है, और यानी कि आपके पास यहाँ पर फर्दर जो है वो यहाँ पर वन तो हासिल नहीं होगा। अब इधर एक वन हासिल हो गया, ये जीरो जो है ये वन नहीं बनेगा। आप जिससे मर्जी सोच के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमने तलाश करना है कि इसके अंदर मैट्रिक्स ए का रैंक कितना है, ताकि कंसिस्टेंसी का फैसला कर सके। कंसिस्टेंसी के अंदर हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए पहले ढूंढना है। तो पहले हम तो उसके अंदर ये लास्ट कॉलम इग्नोर कर देंगे। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बाकी बची है, यानी ये बाकी जो मैट्रिक्स बची है, इसके अंदर हम देखेंगे कितनी जीरोज रोज हैं और कितनी नॉन जीरो रोज हैं। तो जीरो रोज तो 2 है और नॉन जीरो रोज जो है वो 1 है। इसका मतलब है नॉन जीरो रोज को हम रैंक कहते हैं। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए जो है वो 1 है, आपके पास आ गया। अब हम आते हैं कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में यहाँ पे ए नहीं लिखना था, ए बी लिखना था आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के लिए। तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर मुकम्मल मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं, उसमें किसी कॉलम को इग्नोर नहीं करते। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ रोज जो सी हैं वो हमारे पास है इसके अंदर जो है नॉन जीरो रोज हैं और कितनी नॉन जीरो रोज हैं हमारे पास। तो इसके अंदर जीरो रोज जो है वो तो 2 हैं और नॉन जीरो रोज सिर्फ यही है 1। तो लिहाजा इसका मतलब इसका रैंक भी नॉन जीरो रोज होने की वजह से जितनी नॉन जीरो रोज की तादाद होगी उतना ही रैंक होगा, ये 1 है। अब टोटल वेरिएबल्स की तरफ आते हैं जी, हमारे पास टोटल वेरिएबल्स कितना होगा। तो इसका जवाब हमारे पास ये है, इसको मैं पढ़ूंगा 1x + 2y + 3z इज इक्वल टू 0। ये लास्ट वाले को तो मैं इज इक्वल टू के साथ पढ़ता हूँ, तो 0 हमारे पास। तो लिहाजा 1x + 2y + 3z इज इक्वल टू 0। बाकियों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें वेरिएबल की तादाद में इंटरेस्ट था। तो वो हमारे पास है 3, टोटल वेरिएबल्स की तादाद जो है वो 3 है। अब ये क्वेश्चंस क्या बनी ये देखने, जो कंसिस्टेंट सिस्टम में शर्त है रैंक ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, मैंने मस्ट बी इक्वल का है, याद रहे। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो ये 1 1 लेस देन 3 हमारे पास होगा। इन सब की वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, और रखने पर हमें पता लगेगा कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए, ये देखिए हमने वैल्यूज को रखा, सब की रैंक ऑफ ए की 1 है, रैंक ऑफ बी की 3 है, ये हमने वैल्यूज को यहाँ पे रखा। तो हमें मालूम हुआ कि ये इक्वेशन ऐसे होल्ड करती है 1 = 1 लेस देन 3, जिसका मतलब ये है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है बट इनफिनिट सॉल्यूशन रखता है। यानी कि कंसिस्टेंट तो है, यानी कंसिस्टेंट का मतलब है सवाल जरूर हल होगा, लेकिन आपके पास वहां पर ये होगा, क्या हमारे पास होगा जी, सवाल जरूर हल होगा लेकिन इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। अब ये एक एग्जांपल हमने कोड की, x + y = 3x + 3y। जरा गौर करें कि ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी है। x + y = और 3x + y = 6, इसके अंदर 3 से डिवाइड कर दे। बेशक ये 2 लिखी हुई है, लेकिन आप जरा गौर करना कि जैसे ही हमने इसको डिवाइड करते हैं तो ये तो दोबारा आपके पास यही आ जाएगी, x + y = अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो लिहाजा ये दो इक्वेशन एक ही है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वेशन ओवरलैप हो रही है। अगर ये ओवरलैप हो रही है तो हम जानते हैं, पहले पढ़ के आए मैथमेटिक्स में,
कि दो लाइंस जब भी इंटरसेक्ट करती हैं, या तो वो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं या इन्फिनिट पॉइंट्स पर, तो लिहाजा इसका सोल्यूशन जो है हमारी पहली नॉलेज के मुताबिक इन्फिनिट सोल्यूशन होगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो मेथड हमने डिफाइन किया है उसके मुताबिक क्या है। इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। आर्गुमेंटिव मैट्रिक्स लीजिए हमने, वो ये हमारे पास होगी, क्योंकि इसके अंदर ये लास्ट कॉलम इस्तेमाल किया है, लिहाजा आर्गुमेंटिव मैट्रिक्स है। हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जी इस मैट्रिक्स पे, R2 माइनस 3R1, तो ये 0 हो गया। तो टोटल नॉन जीरो रोज कितनी है, वो 1 है। तो लिहाजा अब हम ये देखना है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए का हमारे पास क्या कहते हैं, क्या रैंक है। इसको इग्नोर करते हैं। जब हम इसको इग्नोर करते हैं तो ये बाकी जो उनसे बनता है वो मैट्रिक्स ए है। इसमें नॉन जीरो रोज 1 है, तो लिहाजा रैंक जो उनसे है मैट्रिक्स ए का 1 है। और जब हम मुकम्मल जिसको इग्नोर कॉलम किया था उसे नहीं करते कॉलम को इग्नोर, तो आर्गुमेंटिव मैट्रिक्स हमारे पास अब 1 है, यानी ये भी 1 है। दोनों इक्वलेंट हो गए, रैंक ऑफ ए और मैट्रिक्स ऑफ ए। अब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ से भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इधर से नहीं देखना चाहते तो इधर से भी देख सकते हैं। 1x प्लस 1y प्लस इज इक्वल टू 2। वेरिएबल 2 हैं टोटल वेरिएबल्स, क्योंकि लास्ट को हम कांस्टेंट को इस तरह, तो लिहाजा अब इसके अंदर जो इक्वेशन होल्ड करती है वो ये वाली, ये होल्ड करती है। कैसे? दोनों दोनों रैंक, दोनों मैट्रिक्स ऑफ ए और आर्गुमेंटिव मैट्रिक्स इक्वल है। इसके अंदर दोनों 1 1 है और वेरिएबल टोटल वेरिएबल 2 है। लिहाजा सिस्टम जो है ये इक्वेशन होल्ड करने की वजह से हमारे पास ये कहलाएगा इन कंसिस्टेंट सिस्टम, यानी सोल्यूशन हल होगा, लेकिन इसका जो है जवाब जो होंगे वो इन्फिनिट होंगे। और हमारा हमारा जो पिछला मेथड का नॉलेज है उसमें भी ये पता लगता है कि दो सेम लाइन जो सी है ये ओवरलैप करेंगी एक दूसरे पर और इन्फिनिट सोल्यूशन को जनरेट करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जी हम यहाँ पर। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बहुत आसान सा है। इसमें कोई केस नहीं सिवाय एक केस के कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास सेम ना हो। यानी अगर आपने सवाल हल कोई किया, जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोबारा से यहाँ पर, कि आपको कोई सिस्टम दिया गया इस तरह के, ये सिस्टम है आपके पास, आपको कहा ये सवाल हल करो, तो आप ये करें या ये करें या ये करें जो एग्जांपल नंबर 3 में दिया गया। तो आपने इसके ऊपर गाज एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया, और जब गाज एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया तो आपके पास 3 सूरत हाल में से एक सूरत हाल में आप लाजमी होंगे, यानी जो सोल्यूशन आ जाएगा या नहीं आएगा। पहली, अगर सोल्यूशन आ जाएगा तो उस सूरत हाल में फिर हम देखेंगे रैंक इसका मैट्रिक्स ए का और आर्गुमेंट मैट्रिक्स का इक्वल है। अगर इक्वल है, और फिर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो कितने हैं, तो वो भी इक्वल हुए। तीनों अगर इक्वल हो जाए, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और मैट्रिक्स ए का, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास सोल्यूशन जो है इसका एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक होगा। यही चीज हमने यहाँ लिखी, यानी अगर सिस्टम ऐसे बन जाए, ये देखें यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है, ये अगर सिस्टम है, इसमें रैंक हमने डिस्कस कर लिया था कि मैट्रिक्स ए का भी 4 है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी हमारे पास क्या कहते हैं 4 है, और उसके अलावा हमने टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो भी सेम है। तो ये अगर सिस्टम ऐसे होगा तो उस सूरत हाल के अंदर हम कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। लेकिन अगर कोई इसके अंदर जीरोज रोज हो जाएंगी, यानी कोई ये भी 0 रोज हो गई, ये भी आपके पास 0 रोज हो गई, और नॉन जीरो रोज 2 आ गई, तो और रैंक ऑफ दोनों का मैट्रिक्स ए का भी इसमें अब सेम है,
वो भी 2 है, और अगर ये 0 0 हो गई जो मैंने हाइड कर दी है, और रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स वो भी 2 है, और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल जो है वो इस टाइम आपके पास 4 है। तो इस सूरत हाल के अंदर यानी रैंक लेस देन है आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल से, इस सूरत हाल में इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो इन्फिनिट होंगे, इक्वल होने पर यूनिक हमारे पास होती है। तो देखिए जी, अब यहाँ पर यानी ये सूरत हाल हो सकती है, और दूसरी सूरत हाल जो हमने आपके साथ डिस्कस की थी वो ये है, जिसमें जो कि मैंने आपके सामने रखी कि इसमें रैंक जो है वो लेस देन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स है इस सवाल के अंदर। अब ये एक और एग्जांपल हम लेते हैं, क्या हमने सवाल हल करना शुरू किया और सवाल हल करते हुए हम जो है वन डायगोनल पे ले आए लाना चाहते थे, यानी कि गाज एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया और हमने डायगोनल पे वन लाने की कोशिश की, जिस तरह कि हम यहाँ पर हल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई सिस्टम जिसको हमने शुरू में एग्जांपल बताई है ये वन लाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वन पहले लाएंगे, फिर वन के नीचे 0 0 आएंगे, फिर सेकंड वन लाएंगे, उसके नीचे 0 0 लाएंगे, फिर वन लाएंगे, फिर 0 लाएंगे। और जब हम लाने की कोशिश कर रहे थे तो ये हमें पता लगा कि ये सिचुएशन ऐसे आ गई, यानी कि ये इस तरह आ गया है। कोई सी भी रो, ये सारी रोज में इस किस्म का इवेंट्स हो सकता है, जो लास्ट रो में इवेंट हुआ है, या किसी एक में हो सकता है। तो फिलहाल ये हमारे पास एक में है। हम इस तरह करते हैं कि इसको ना हम यहाँ पर पहले तो इसका रैंक मालूम करते हैं मैट्रिक्स ए का। जब रैंक मालूम करेंगे तो लास्ट कॉलम को हम हाइड कर देंगे, ये हाइड कर दिया, और उसके बाद हमारे पास जैसे ही हमने हाइड किया इसको, ये हाइड कर दिया, तो बाकी जो बचा वो मैट्रिक्स ए था। तो मैट्रिक्स ए का अब हमने देखना है जीरो रोज कितनी है और नॉन जीरो रोज कितनी है। तो नॉन जीरो रोज इसके अंदर 3 है, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए 3 आया। अब हम कहते हैं आर्गुमेंट्री मैट्रिक्स, यानी जिस कॉलम को इग्नोर किया था उसको अब इग्नोर नहीं करना, अब ये सारी मैट्रिक्स लेनी है। अब इसके अंदर जीरो नॉन जीरो रोज कितनी है, तो हमें पता लगता है वो हमारे पास है 4, जबकि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए था वो हमारे पास था 3। यहाँ पे रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स 4 है, तो लिहाजा ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। जब इक्विवेलेंट ना हो तो हम कहते हैं ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, यानी ऐसा सिस्टम हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मौजूद नहीं है, या इस कंडीशन के ऊपर लागू नहीं होता, लिहाजा ये सवाल हल नहीं होगा। यहाँ ना इसका यूनिक सोल्यूशन होगा ना इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे। और यही बात हमने इसको वेरिएबल की फॉर्म के अंदर जो है वो लिखी, यानी इसको हम थोड़ा सा और व्यू बेहतर करके आपके सामने रख देते हैं। ये देखें जी, हमारे पास इसके अंदर इसमें आपके सामने है कि ये हमारे पास इसको मैं 1x, ये 1x लिखा, -2y, -2y प्लस 1z प्लस 3w इज इक्वल टू 4। इसी तरह मैंने इसको लिखा 1y -2 और 2z प्लस 1w इज इक्वल टू 3। इसको भी मैंने इसी तरह लिखा z -2w इज इक्वल टू 1। इसको मैं लिखूंगा 0x प्लस 0y प्लस 0z प्लस 0w इज इक्वल टू 5। लेकिन इसके अंदर इसको मैं जीरो, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सारे जीरो हो गए तो उसको 0 इज इक्वल टू 5, तो ये मुमकिन ही नहीं है, ये इक्वेशन फॉल्स है। 0 इज इक्वल टू 5, हमने ये तो सुना था कि 5 इज इक्वल टू 5 ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन हमने ये नहीं सुना था कि 5 जो है वो 0 के भी इक्वलेंट हो सकता है, ये नहीं हमने सुना। लिहाजा ये सोल्यूशन जो है या 5 इज इक्वल टू 3 हो सकता है, 5 इज इक्वल टू 7 हो सकता है, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ट्रू स्टेटमेंट एक ही है, 5 इज इक्वल टू 5। तो लिहाजा और ये हमारे पास फॉल्स हो गया, लिहाजा सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट हमारे पास खिलाया। और ये हमारा जो थ्योरम है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स वो भी इक्वलेंट नहीं है। तो लिहाजा ये इसके अंदर हमारे पास है, इसको हम कहेंगे कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कंसिस्टेंसी में जुमले हैं बस आपने लिख देने हैं। ये देखना जी, हमने ये जुमला, यही सेंटेंस जो है वो बार बार हम पढ़ रहे हैं, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इसके अंदर, कि यही सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस है जो बार बार हम पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। ये सेंटेंस चाहे ये केस 1 है चाहे केस 2 है, हमारे पास क्या कहते हैं, हमने इसमें हर एक में लिखा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए
इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी। अब यहाँ इनकंसिस्टेंट में आ गया नॉट इक्वल। बाकी ये तीनों हम पढ़ते हैं, लेकिन जब ये नॉट इक्वल आ जाएगा तो इनकंसिस्टेंट तो हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक ही स्टेटमेंट है जिसको हमने अभी तक डिस्कस किया। अब हम आते हैं जी इसके नेक्स्ट पॉइंट की जानिब कि आपके पास होमोजीनियस क्वेश्चंस। होमोजीनियस क्वेश्चंस के बारे में, होमोजीनियस क्वेश्चन क्या हमारे पास होंगी, इनकंसिस्टेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। होमोजीनियस क्वेश्चन, होमोजीनियस क्वेश्चंस के अंदर ये है कि आपके पास एक सिस्टम दिया जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी बी कॉलम जो है वो आपके जीरो होगा, यानी ए एक्स इज इक्वल टू बी आपके पास हो। तो इसका मतलब है कि आप इसको जहन में ऐसा सिस्टम लेकर आए, 4x4 का ले आए, 2x2 का ले आए, 3x3 का ले आए, जो मर्जी वहां पर लेकर आ जाए। तो इसके अंदर भी हम वही बातें करेंगे जो आपने ऊपर डिस्कस की, कोई नई बात हम यहाँ पर नहीं करने जा रहे कि ये देखें ये एग्जाम्पल लिखिए, आप जितनी मर्जी एग्जाम्पल बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज और है कि हम एक इसको बहुत आसान से तरीके से कर सकते हैं। इनका मेथड बहुत अच्छा है, जिस बुक्स की मैंने ये स्टडी की थी उन्होंने इसको कहा कि आप इस सिस्टम को जिसमें राइट साइड जो सी है वो आपके पास जीरो की हो, एक जो इससे पहले डिस्कस किया वो नॉन जीरो की थी, तो यहाँ पे राइट साइड तमाम जीरो जीरोस हों और ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हो, तो आप उसके अंदर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें इसकी मैट्रिक्स बनाकर, यानी इसकी मैट्रिक्स बनाएं और मैट्रिक्स ए इसमें से निकालें, मैट्रिक्स ए निकालें और इसकी वैल्यू को आप जो है यहाँ पर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालें। अगर तो डिटर्मिनेंट आपका आ गया जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देन द गिवन सिस्टम इज इनफिनिट सॉल्यूशन, तो फिर इसके इनफिनिट सॉल्यूशन होंगे। जैसा कि ये हमारे पास है, इसमें ये देखना जी आपके पास है, इसमें ये लिखा हुआ है, ये सारों को मैंने सिस्टम में लिखा, पहले इस तरह लिखा उठाकर और फिर उसके बाद इसका इसको ऑपरेशन परफॉर्म किया, R3 + R2 +3R1 R3 - 4R1, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर से आप जो है ना इसको लास्ट कॉलम को इग्नोर करके आप इसकी मैट्रिक्स ले लें, मैट्रिक्स ए बना लें, इसको इग्नोर कर लें और उसके बाद जब मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लेंगे और बाकी इसका नाम मैट्रिक्स ए है ये इसका, तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो आपके पास जीरो आएगा। तो ये कह रहा है इन्फिनिट सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट करेंगे और बाकी इन्फिनिट सॉल्यूशन एग्जिस्ट किए थे हमने ये वीडियो के अंदर, जो हमने आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर्स और डायगोनलाइजेशन मैट्रिसेस और मॉडल मैट्रिसेस, और उसके बाद क्या कहते हैं हमने मुख्तलिफ जगह पे इसको डिस्कस किया। उस तमाम वीडियोस के अंदर हमने इसके अंदर इन्फिनिट सॉल्यूशन बनाने के तरीकेकार को सीखा है। आप वहां से दोबारा पढ़ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो हमने कैसे किया। उसके बाद आते हैं जी हम अगर तो हम यहाँ डिटर्मिनेंट ही मालूम कर लेंगे। वैसे तो वो रैंक वाला फार्मूला भी जो सा वो हमारा ट्रू है कि वहां पे भी यही है कि इसका रैंक कितना होगा, यानी इस मैट्रिक्स का यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास इतना, इसका रैंक जो सा है वो 1 है, तो रैंक ऑफ ए 1 है और पूरी मैट्रिक्स इसका यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक आपके पास, तो इसका भी 1 है रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं इसको हम पढ़ लेते हैं, 1x + 2y + 3z इज इक्वल टू 0, 3 वेरिएबल्स हैं और ये कंडीशन जो सी इस तरह करके वैलिड होती है, तो रैंक जो है वो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लेस है। तो अगर लेस हो तो इसको हम कहेंगे कि इसके इनफिनिट सॉल्यूशन जो है वो मौजूद है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। उस वीडियो को आप दोबारा जाके देख सकते हैं। यहाँ डिस्कस करना हमारा मकसद नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी को डिस्कस करना है। आगे वो कहा जा रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट होमोजीनियस क्वेश्चन हो, होमोजीनियस से मुराद ये है कि राइट साइड पर, यानी ये इस तरह का सिस्टम हो कि राइट साइड के ऊपर जीरो जीरो हमारे पास हो, ऐसे इक्वेशंस का अगर डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स ए निकालें, इसका मैट्रिक्स ए इसमें से ढूंढें, ये 1 2 3 में से, और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी उसका यूनिक सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, इनफिनिट सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इस चीज को लिख देने का नाम कि जी सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है और उसकी वजह क्या है। और अगर इस चीज का नाम डिस्कस ऑफ कंसिस्टेंसी है, सवाल जो से है बड़ी हैरानकुन बात है, एक लास्ट में पॉइंट बताता चलता हूँ कि जी सवाल जो से है वो अब करवाया हमसे पूरा जाता है
यानी कि पूरा का पूरा सवाल करने को कहा जाता है कि जो सिस्टम आपको दिया गया है उसको गाज एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो, डायगोनल पे 1 1 लगाओ और नीचे 0 0 लिख रहा हो, लेकिन आखिरी स्टेप जो है वो हमारे पास नहीं करवाए जा रहे। बस वहां पे ये जुमला लिखना है कि इसका इन्फिनिट सोल्यूशन है या इसकी ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट में कि सोल्यूशन इसका हल हो जाएगा सवाल या नहीं होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि ये हल नहीं होगा आसान तरीन वर्ड्स के अंदर। और दूसरा ये कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो उसके अंदर मजीद दो जन से हैं वो रिजल्ट्स हैं कि क्या इसका यूनिक सोल्यूशन एक होगा, यानी जवाब सिर्फ एक होगा, या इन्फिनिट होंगे। वो चीजों को लिख देने का नाम ये कहता है डिस्कस ऑफ द कंसिस्टेंसी हमारे पास मौजूद होगा। इंशाल्लाह जी बाकी एक और लेक्चर के अंदर हम मजीद एग्जाम्पल्स करेंगे। अल्लाह हाफिज।